Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is written down value method of depreciation. जैसा कि हम प्रीवियस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे, जब आप किसी भी फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन कई मेथड से चार्ज की जाती है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में मेथड हैं वो दो मेथड हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड. रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको तीन नाम से बुलाया जाता है. तो आपको स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन हो सकता है. नॉर्मली इसको रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड बोला जाता है. रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड मींस जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है किसी भी फिक्स एसेट पे, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है. कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है अकॉर्डिंग टू रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, सम के थ्रू हम देखते हैं. एक बेसिक सम है बिल्कुल कि एक मशीन आपने परचेज़ की है 1 अप्रैल 2011 को 10,000 की और डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम विद रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड. ईयर एंडिंग हमारा होता है 31 मार्च को. आपको 4 ईयर का अकाउंट बनाना है. तो पहले हम क्या करते थे, 1 अप्रैल 2011 को आपने मशीन परचेज़ की टू बैंक 10,000 की. आप जो डेप्रिसिएशन लगाते थे ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते थे. जो पीछे वाला मेथड था वो था हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या हम उससे बोल देते थे स्ट्रेट लाइन मेथड. तो आप उस ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगाते थे. लेकिन यहाँ जो अब हम मेथड पढ़ रहे हैं रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, इसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे रिटर्न ऑन वैल्यू पे. अब देखो जो फर्स्ट ईयर हमारे पास बैलेंस है वो 10,000 है, तो 31 मार्च को भी हमारे पास बैलेंस 10,000 होगा. तो 10,000 के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी 1,000. स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड दोनों में ये चीज़ कॉमन थी कि फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो सेम लगती है. तो बैलेंस आ जाएगा 9,000. 10,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1,000, देन बैलेंस विल बी 9,000 एंड 9,000 बैलेंस आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा. पहले हम क्या कर रहे थे, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, तो सेकंड ईयर भी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही थी, ओरिजिनल कॉस्ट पे 1,000. लेकिन अब रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी जो अब हमारी रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई. आपकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है अब 9,000. तो 9,000 के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है 900. तो जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 9,000 पे 10% 9,000. अब आपकी जो रिटर्न ऑन वैल्यू आ गई वो कितनी आई 9,000. तो 9,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 900. तो बैलेंस आ जाएगा 9,000 माइनस 900 इज इक्वल टू 8,100 एंड 8,100 विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर. अब नेक्स्ट ईयर आपके पास बैलेंस कितना है 8,100. तो 8,100 पे आपके डेप्रिसिएशन लगेगी 810. 8,100 का 10%. मतलब जो रिटर्न ऑन वैल्यू है ना, अब हमारे पास जो रिटर्न ऑन वैल्यू है वो ये है. हर साल की जो रिटर्न ऑन वैल्यू निकल के आ रही है वो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. पहले हम क्या कर रहे थे, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे. अब आपके पास जो बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो. अब बैलेंस आ गया 7,290, ये ट्रांसफर हो जाएगा आगे. फिर 7,290 पे आप 10% लगाएंगे 729 जो आपको रेट दी हुई है. फिर 7,290 में से 729 माइनस करेंगे 6,561, ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा. अगर हमें नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगानी होती तो हम 6,561 पे लगाते. तो ये मेथड है हमारे पास रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड. मतलब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगती है वो रिटर्न ऑन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगती है. जो आपकी डेप्रिसिएशन जो आपके पास बैलेंस आ रहा है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, जो बैलेंस ब्रोड डाउन है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं हम जिसके अंदर सेल और परचेज भी हमें गिवन है. इलस्ट्रेशन 11 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग. स्टेटमेंट मैंने इसको शॉर्ट में करके लिख दिया एज ए वर्किंग नोट. मशीन परचेज़ किया है आपने 1 अप्रैल 2017 को 3,90,000 की. इसके ऊपर आपने एक्सपेंसेस किए 10,000 के और ये मशीन आपने सेल कर दी 30 सितंबर 2019 को. सेल किया आपने, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 1,27,800. हमें सेल वैल्यू नहीं दी हुई, हमें लॉस की वैल्यू दी हुई है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से सेल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और आपने एक और मशीन परचेज़ कर ली. एक आपकी ये मशीन थी और एक आपके पास मशीन थी 1 नवंबर 2018 को आपने परचेज़ की 120 की. मशीन परचेज़ की थी 1,20,000. इसके ऊपर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए थे और डेप्रिसिएशन है 10% रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से. बुक्स आपने क्लोज करनी है 31 मार्च को. आपने सेम वैसे ही सम करना है जैसे आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज की थी. ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, तो सेम फॉर्मेट ही रहेगा, लेकिन जो डेप्रिसिएशन लगाने का वे है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा. मतलब आपको डेप्रिसिएशन लगानी है रिटर्न ऑन वैल्यू पे. तो कैसे लगाएंगे, देखो फर्स्ट जो मशीन परचेज़ की है 4 लाख की आपने 1 अप्रैल 2017 को. तो 1 अप्रैल 2017 को 4 लाख की मशीन परचेज़ की तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लग जाएगी, क्योंकि 1 अप्रैल को परचेज़ की है तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 40,000.
4 लाख का 10% 40 एंड बैलेंस विल बी 3,60,000 और ये 3,60,000 बैलेंस आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकेंड ईयर में आपने फिर एक मशीन और परचेज़ कर ली थी 1 नवंबर को, तो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्स्ट मशीन पे तो लगेगी पूरे साल की। अब किस पे डेप्रिसिएशन लगेगी? 3,60,000 पे, क्योंकि ये वैल्यू आ गई। अब ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगानी, तो बैलेंस आ जाएगा 3,60,000 माइनस 36 3,24,000 एंड 1,20,000 माइनस 5 1,15,000 और ये बैलेंस आगे चले जाएंगे दोनों 324 एंड 115। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इस ईयर में क्या हुआ, जब आपने 1 अप्रैल 2019 को जब आपने मशीन ट्रांसफ़र करी, ये बैलेंस ट्रांसफ़र किया, तो 30 सितंबर 2019 को आपने मशीन सेल कर दी। अब जो मशीन आपने सेल करी है फर्स्ट मशीन, वो 30 सितंबर को सेल करी है, तो 30 सितंबर तक 6 मंथ बनते हैं, तो डेप्रिसिएशन जो लगेगी वो लगेगी 3,24,000 पे, जो ये वैल्यू है। इसके ऊपर लगेगी 10/100 इंटू 6/12। 6/12 क्यों? क्योंकि आपने 30 सितंबर को बेच दी थी। तो आपने जो डेप्रिसिएशन लगानी है बस वो ध्यान रखना है। ये तो हम पहले भी ऐसा कर रहे थे पिछले मेथड में, बस ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि अब रिटर्न ऑन वैल्यू पे लगेगी, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो ये आपके पास आ जाएगी 16,200। तो 16,200 ये डेप्रिसिएशन आ गई। लॉस हमें दिया हुआ था 1,27,800। जो मशीन आपने सेल की थी वो 1,27,800 लॉस पे सेल की थी, तो लॉस हमें गिवन था। अब 3,24,000 माइनस 1,27,800 लॉस माइनस 16,200 जो डेप्रिसिएशन थी, तो आपके पास आ गया वैल्यू 1,80,000। ये हमारे पास क्या निकल आई? सेल वैल्यू। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर थी बाय बैंक 1,80,000 सेल वैल्यू। अब सेकंड मशीन का बैलेंस था 115, तो इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल की 10% 11,500। इसमें से 11,500 माइनस करेंगे, ये बैलेंस आ जाएगा, यही बैलेंस आगे ब्रोड डाउन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ सेम उसी तरीके से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जैसे हम पहले कर रहे थे। मतलब फॉर्मेट आपको वैसे ही बनाना है जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मेट बना रहे थे, बस आपको डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑन वैल्यू पे लगानी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इलस्ट्रेशन 13 जो है हमें दी हुई है स्टेटमेंट। ऑन 1 Jan 2015 द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ए ट्रक फॉर ₹4 लाख। इसने कंपनी ने ट्रक परचेज किया है। On 1 July 2016, this truck was involved in an accident and was completely destroyed, and 3 lakh were received from the insurance company in the full settlement. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 3 लाख रुपीज़ दे दिया, तो इस अमाउंट का हमें क्या करना है? देखो, आपने किसी एसेट का इंश्योरेंस करा रखा था, अगर हम उस एसेट्स को बेचते तो हमें अमाउंट रियलाइज़ होता। अब एसेट्स बिकेगी नहीं क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एक्सीडेंट हो गया था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें अमाउंट पे कर दिया, तो हमारे लिए तो वो सेल वैल्यू के बराबर ही हो गया। मतलब अगर आप उसको बेचते तो अमाउंट रिसीव होता, अब बेचने के बजाय हमने उसको जो डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट दे दी, तो वो सेल वैल्यू के इक्वल ही लेके चलना है। तो जैसे आप एसेट्स की सेल वैल्यू शो करते थे, तो उसी तरीके से आप इंश्योरेंस कंपनी के अमाउंट को शो कर देंगे। On the same date, another truck was purchased by the company for ₹5 lakh. The company right of depreciation 20% और return on value method। तो सेम उसी तरीके से सम करना है, बस इसके अंदर नया पॉइंट क्या था कि जो आपने एसेट्स जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो ट्रक डिस्ट्रॉय हो चुका है, इंश्योरेंस कंपनी ने जो अमाउंट दिया उसका क्या करना है, उसको आपने नॉर्मल सेल के तरह से ही दिखाना है। जैसे यहाँ देखते हैं 4 लाख वैल्यू थी, 4 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाई आपने 20% लगनी चाहिए थी 80,000, लेकिन आपने मशीन परचेज़ किया 1 जैन को, तो 3 मंथ्स की लगेगी 20,000 एंड बैलेंस विल बी 3,80,000। 3,80,000 आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब 380 पे 20% लगेगी 76,000, तो बैलेंस आ जाएगा 3,04,000। 3,04,000 आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब 3,04,000 अब हम मशीन बेचते तो आप लिखते बाय बैंक, लेकिन बेचा नहीं है, अब हमें इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, तो आप बाय लिख देंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख रुपीज़। तो जो डेप्रिसिएशन है वो 1 जुलाई तक लगेगी, क्योंकि आपने इस मशीन एसेट्स को, जो भी ट्रक था, आपने इसको 3 मंथ तक यूज़ किया। तो 3,04,000 का 20% इंटू 3/12, तो वो आ जाएगी 15,200। अब 3,04,000 हमारे पास वैल्यू थी जो ट्रक की वैल्यू थी 3,04,000, उसमें से आप डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस कंपनी वाला अमाउंट माइनस कर देंगे। अगर वो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो लॉस, लेकिन ये डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में 11,200, तो ये आपको प्रॉफिट हो गया। फिर आपने एक और ट्रक परचेज़ कर लिया था 5 लाख का, तो 5 लाख का जो ट्रक परचेज़ किया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे आप 9 मंथ की, तो बैलेंस आ जाएगा 425, वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है।
नेक्स्ट सम है, ए कंपनी हैड ब्रॉट मशीनरी फॉर ₹1,00,000 इंक्लूडिंग देयर इन ए बॉयलर वर्थ ₹10,000। सेम वैसे ही सम है जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि एक कंपनी ने मशीन परचेज़ की 1,00,000 की, उसके अंदर एक बॉयलर था 10,000 का, एंड डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 10% per annum फॉर द फर्स्ट 5 year। मशीनरी अकाउंट वाज क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। ड्यूरिंग द 5th year द बॉयलर बिकेम useless on account of damage to some of its vital parts. The damaged boiler is sold for ₹2,000 and prepared the machinery account for 5 years। मतलब आपने एक मशीन परचेज़ की, उसका एक बॉयलर था 10,000 का, वो बॉयलर अभी आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मशीन की वैल्यू अलग ले लें, बॉयलर की वैल्यू अलग ले सकते हैं, तो आपको आगे सेल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब पहले एक सम आया था, उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मशीन अलग अलग नहीं करनी, जब आप सेल करते हैं मशीन का एक पार्ट तभी आपको अलग करना है। यहाँ देखो कि हमें ना ऑलरेडी पहले से ही दे दिया था कि 1,00,000 में 10,000 का बॉयलर इंक्लूड है। जो पहले हमने सम किया था उसमें हमें बाद में जाके पता लगता है कि मशीन का एक पार्ट सेल कर दिया, तो वहाँ मैंने मना किया था अलग अलग लेने से। यहाँ आप इसको अलग अलग ले सकते हैं क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि पार्ट अलग है और उस पार्ट को आपने बेचना भी अलग ही था, क्योंकि उसका पार्ट है ही अलग और उसको बेचना भी अलग है। तो आप क्या करेंगे, उसको स्टार्टिंग से ही अलग अलग ले लें ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से ये आपके सारे सम हैं। जैसे इसमें दिया हुआ नेक्स्ट सम में, लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 40,000, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ऑन 1 Jan 2018 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज फाउंड अनसुटेबल। अब देखो यहाँ इसने क्या कह दिया कि मशीनरी का 1/4 पार्ट अनसुटेबल था और आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब उसको बेच दिया 6,000 रुपीज़ में। यहाँ आप मशीन का पार्ट अलग नहीं लेके चलेंगे। देखो आपने मशीन के साथ जैसे मशीनरी थी, बॉयलर था, तो उसका एक अलग से पार्ट था, तो 2 आइटम्स होगी, वो एक मशीन होगी और एक बॉयलर हो गया। लेकिन मशीनरी का कोई पार्ट है जो मशीनरी के अंदर इंक्लूड है, वो आप सेल करते हो तो उसको आपने उसको अलग से नहीं दिखाना। मतलब आपको ये ऐसे नहीं करना कि 40,000 में से 1/4 10,000 अलग लें, 30 अलग लें, आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कोई पार्ट की वैल्यू हमें स्टार्टिंग से ही अलग दे रखी है तो आप उसको अलग लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से किसी एसेट की वैल्यू अलग नहीं दे रखी तो आप उसको अलग से नहीं लेके चलेंगे, आप उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। जिस डेट को वो सेल किया है उस डेट को 1/4 पार्ट निकाल के उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जैसे इस समय दिया हुआ है 40,000 की मशीन थी टोटल, तो आपने डेप्रिसिएशन लगाई 2,000, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगती है 10%। 1 अक्टूबर को परचेज़ की थी तो 6 मंथ की लगी, तो आपने 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाई 2,000 और 38,000 बैलेंस आ गया। फिर ये बैलेंस आगे चला गया, फिर 38,000 पे 10% 3,800 और बैलेंस आ गया 34,200। 34,200 अब आपने इसका एक पार्ट सेल कर दिया तो 1/4 पार्ट सेल किए, तो इसको अब आपको इजी ये है कि इसी का ही 1/4 कर लें आप। तो इसका 1/4 करते हैं तो इसकी वैल्यू बनती है 8,550। अब 8,550 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% फॉर 9 मंथ। 9 मंथ की क्यों लगाएंगे, क्योंकि 1 जैन को आपने सेल कर दी, तो 9 मंथ की लगाते हैं तो इट विल बी 641। तो 641 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब पार्ट सेल कितने में किया था, 6,000 में। पार्ट की वैल्यू कितनी थी, 8,550। 8,550 में से आप ये दोनों माइनस कर देंगे तो आपके पास लॉस निकल आएगा, वो लॉस आ जाएगा 1909। तो आप इस तरीके से लॉस दिखा देंगे। तो आपको अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इकट्ठे में भी इसको दिखा सकते हैं। तो ईजी है, जब आप मशीन को सेल करते हैं उस दिन की रिटर्न एंड वैल्यू देख लें कितनी है, उसको आप डिवाइड कर दें 1/4 से, क्योंकि 1/4 पार्ट सेल किया था। तो 1/4 की वैल्यू निकाल लें, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएं, वो डेप्रिसिएशन लिख दें, सेल वैल्यू लिखें और जितनी वैल्यू आई थी उसमें से सेल वैल्यू और डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, आपके पास लॉस निकल आएगा। अब बाकी जो मशीन बच गई उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, 3420 का 1/4 बेच दिया तो बाकी कितना बच गया, 3/4। तो 3/4 की वैल्यू है 25,650, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगी 2565। एक और मशीनरी खरीदी थी 15,000, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ये बैलेंस आ जाएगा। फिर ये बैलेंस आगे चला जाएगा, फिर इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस, और फिर ये बैलेंस आगे आ जाएगा ब्रॉट डाउन। न्यू बुक के अकॉर्डिंग 18 सम तक हैं जो आपके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के सम बनते हैं, 11 to 18। आगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। आप अपनी बुक से मैच कर लेना, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन से पहले जितने भी सम हैं आपके वो सारे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हैं। तो ये सम आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। एक दिन में ये सम कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक दिन छोड़ के आएगी, तो आपके पास 2 डेज़ का टाइम है इसको कंप्लीट करने का।
इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको बस यही ध्यान रखना है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन बैलेंस पे लगाई जाती है। बाकी सेम वैसे ही मेथड है, सेम वैसे ही फॉर्मेट है जैसे आप स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मेट बना रहे थे। तो आप इस मेथड को 2 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लें। टोटल आपके जितने भी सम्स हैं उसको आप 2 डेज़ में डिवाइड करके 2 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टॉपिक कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।